उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तब बारी है ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने की जो आपके बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। मैं बात कर रहा हूं उन क्वेश्चंस की जो आपके बोर्ड में 2011 से लेकर 2024 के बीच में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। आज की इस क्लास में मैं ऐसे 12 अनमोल क्वेश्चंस ढूंढ कर लेके आया हूं। अनमोल इसीलिए क्योंकि इनका कोई मोल नहीं है, इनका कोई तोड़ नहीं है। तैयार करके जाएंगे तो हो सकता है 2025 के एग्जाम में आपको ये बिल्कुल सोने के अंडे जैसे बात करें। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अगर यकीन नहीं है तो मैं आपके इस क्वेश्चन को आपको यकीन दिलाने के लिए हर एक क्वेश्चन में उस ईयर को भी मेंशन किया है कि किस किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोर्ड परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे गए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, आंसर नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि आंसर कैसे लिखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी इन क्वेश्चंस के सारे आंसर पिछले कुछ वीडियोस में लगातार मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। फिर भी लगता है आपको कि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आस्क मी, मैं आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। क्या है? पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को रट लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में आपका पूछा जाना 100% श्योर है। क्यों श्योर है? तो देखिए मैजिक, देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय की परिभाषा दीजिए, राष्ट्रीय की गणना करने की विधियां समझाइए। राष्ट्रीय गणना करने की 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय गणना करने की कितनी विधियां हैं बेटा? 3 विधियां हैं। नंबर 1 मूल्य वृद्धि विधि, मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है, या फिर इसको दूसरा हम उत्पाद विधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आय विधि यानी कि इनकम मेथड, और तीसरा है व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। तो आपको इन तीनों को पढ़ना है, क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय की कौन सी विधि है ये नहीं बताया गया, लेकिन मैं बता दूं 2023 में, 2019 में, 2022 में इस मूल्य वृद्धि विधि के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया है। अगर आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है तो 100% इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये मेथड सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन देखिए 2011 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 19, 22, 23, 24 लगातार है। तो हो सकता है 2025 में भी आ जाए। अगले साल जब मैं पढ़ा हो सकता है 25 में भी शामिल कर लूं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणना की विधियां। और आप सबसे ज्यादा तैयार कीजिए मूल्य वृद्धि, लेकिन साथ ही साथ आय विधि और व्यय विधि को भी भैया पढ़ लिए। ये नहीं कि मैंने एक पढ़ा आपने दोनों एक ही पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। तीनों विधियों के बारे में पढ़िए, तीनों विधियों को अच्छे से। अब बात यह है कि इसमें आपको लिखना कैसे है। जब हम इसके उत्तर की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, राष्ट्रीय गणना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय आय का अर्थ कि किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा अर्जित समस्त साधन आयों का योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त साधन आय को शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय की विधियां, राष्ट्रीय आय की विधियां, कोई स्पेसिफिक विधियां है तो सही है, नहीं है तो आप तीनों विधियों के बारे में लिख दीजिए। विधि नंबर 1, 2, 3। अब उसके बाद तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे सबसे पहले है कौन सा विधि? मूल्य वर्धित या मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। इस विधि के अंतर्गत किसी भी देश में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों का योग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं उत्पाद मूल्य। क्या बोलते हैं? उत्पाद मूल्य। और उत्पाद मूल्य से अगर हमने मध्यवर्ती मूल्य को माइनस कर दिया, कौन से मूल्य को माइनस कर दिया? मध्यवर्ती मूल्य को माइनस कर दिया, तब जाके हमें क्या प्राप्त होता है? तब जाके हमें प्राप्त होता है मूल्य वृद्धि। और मूल्य वृद्धि को योग करके प्राप्त होता है सकल मूल्य वृद्धि, जिसको बोलते हैं GBAMP। और GBAMP से हम निकालते हैं जो है शुद्ध मूल्य वृद्धि NVAMP, सॉरी FC, और उसके बाद निकालते हैं राष्ट्रीय आय यानी कि NNP-FC। आपको ये सारे स्टेप्स लिखे हैं, ये सारे स्टेप्स लिखने तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये विधि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको सबसे ज्यादा तैयार भी करना है। अगर कोई डाउट है तो पूछना है। पूछना कैसे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको इस विधि में कोई भी डाउट है तो जरूर बताइएगा, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर 2025 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उपभोक्ताओं के सामने को उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन 2012 में, 16 में, 17 में, 19 में और 2020 में पूछा गया। हालांकि उसके बाद ये क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं पूछा गया, एक आध बार शॉर्ट में जरूर पूछ लिया गया है, लेकिन क्या पता इस बार आ जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता के सामने को दर्शाइए। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का भी एक अपना ही तरीका है। जब इसका आंसर करेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है किसके बारे में, उपभोक्ता के साम्य के बारे में, इसका अर्थ लिख देना है। ठीक है, जैसे ही लिख देंगे इसके बाद लिख देंगे उदासीनता वक्र क्या होता है, उदासीनता वक्र क्या होता है, इसका अर्थ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद उदासीनता वक्र के द्वारा उदासीनता वक्र तथा बजट रेखा, क्योंकि बजट रेखा के बारे में लिखेंगे, जिसके ये लिख देंगे। उसके बाद उदासीनता वक्र का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता साम्य के संतुलन की शर्तें, क्या लिखेंगे, शर्तें लिख देंगे। और शर्तें कितनी है, 2। सबसे पहली बार शर्त यह है कि उदासीनता वक्र और बजट रेखा आपस में स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि मार्जिनल रेट ऑफ MRS वो कैसा होना चाहिए, वो घटता हुआ होना चाहिए। अब इसके बीच में आपको इसका डायग्राम भी बनाना है। ये हो गया बजट रेखा और ये हो गया उदासीनता वक्र। जिस बिंदु को आपस में छुएगा वही होता है आपका संतुलन। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का लिंक मिलेगा, वहाँ पर ये चैप्टर आपके कंप्लीटली आंसर कैसे लिखा जाए एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यह कैसे निर्धारित होता है। ये क्वेश्चन 2016 में, 2013 में, हाँ एक ईयर नहीं लिखा मैंने, ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है। अब संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं, संतुलन कीमत क्या होते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संतुलन कीमत का अर्थ लिखना है। संतुलन कीमत मतलब एक ऐसी कीमत जिस कीमत स्तर पर जो है किसी वस्तु की मांग और उस वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है। जिस कीमत पर ये बराबर हो उसी कीमत को संतुलन कीमत कहते हैं। आपको फ्लो चार्ट के थ्रू इस तरह से 2 लाइन लिखिए और 2 लाइन में इस तरह से डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बना के दर्शाइए। और उसके बाद कहा गया पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यह कैसे निर्धारित होता है। और इसकी निर्धारित करने के लिए आप यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल का कॉन्सेप्ट लिखिए। प्रोफेसर मार्शल के अंतर्गत किसी भी पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत निर्धारण के 2 प्रमुख पक्ष होते हैं। एक होता है आपका उपभोक्ता पक्ष और एक होता है आपका उत्पादक पक्ष। उपभोक्ता पक्ष को बोलते हैं मांग पक्ष और उत्पादक की क्रिया को बोलते हैं पूर्ति पक्ष। दोनों ही बिंदु जिस कीमत पर आपस में बराबर होते हैं उसी को हम बोलते हैं संतुलन कीमत। जहां पर आपको ये वाला डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको मांग और पूर्ति का टेबल भी बनाना पड़ेगा। कुछ याद आया? अगर आपको डाउट है तो मैं बार बार कह रहा हूं एक ही चीज़ जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों की परिभाषा दीजिए और उसके प्रमुख कार्य बताइए। देखिए, व्यावसायिक बैंक और मुद्रा के कार्य और केंद्रीय बैंक के कार्य, ये तीनों कार्यों को तो जरूर पढ़िए। व्यावसायिक बैंकों के कार्य, इसके कार्य, दूसरा मुद्रा के कार्य और तीसरा केंद्रीय बैंक के कार्य। क्योंकि कोई भी एक कार्य तो जरूर आ सकता है। ये क्वेश्चन भी 3 बार लगातार पूछा गया है, 23, 13 में, 18 में और 22 में थोड़ा गैप है। हो सकता है 22, 23, 24 का गैप हो गए इस साल 2025 में आ जाए, तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करके जाना है। सबसे पहले पूछा गया व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं। व्यावसायिक बैंक वह बैंक होता है जो जनता से उनकी जमाओं को स्वीकार करता है और उनकी मांगने पर रिटर्न करता है, आवश्यकता पड़ने पर उनको ऋण भी करता है। और ये सारी क्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, आय अर्जित करना, इसलिए इनको व्यावसायिक बैंक के नाम से जानते हैं। व्यावसायिक बैंक के कार्यों को 2 वर्गों में बांटा गया है, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य और व्यावसायिक बैंक के द्वितीयक कार्य। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य के अंतर्गत 3 कार्य आते हैं, जमा स्वीकार करना, नंबर 2 ऋण उपलब्ध कराना और नंबर 3 साख का सृजन करना। व्यावसायिक बैंक के द्वितीय कार्यों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, व्यावसायिक बैंकों के
एजेंट के रूप में कार्य और व्यावसायिक बैंकों के सामान्य कार्य। आपको इन कार्यों को एक्सप्लेन करना होगा तब जाके आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5 नंबर में होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन वाले 3 नंबर में होते हैं। 3 और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन 5 नंबर में है तो करीब आपको 150 शब्दों में लिखना है, यानी कि 1 पेज के आसपास, और 3 मार्क्स में आता है तो कम से कम आपको आधे पेज में लिखना होता है। तो लॉन्ग में दोनों है तो आपको पढ़ना उस हिसाब से, लिखना भी उस हिसाब से। अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी के विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। 2013 में, 17 में, 2019 में और 2020 में, हो सकता है 2025 में भी हो जाए। तो अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो 2-3 लाइनों में अनैच्छिक बेरोजगारी के अर्थ के बारे में बताइए। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? अनैच्छिक बेरोजगारी का एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर कुशल और अनुभवी लोग जो कार्य करने के लिए इच्छुक है एक निश्चित मजदूरी दर पर, लेकिन उनको कार्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो उस स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि यह लोग कार्य करने के लिए तैयार है लेकिन कार्य उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, इसको अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद अनैच्छिक बेरोजगारी के प्रमुख कारणों को बताइए। अनैच्छिक बेरोजगारी का सबसे पहला कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कि रोजगार का सृजन के अनुपात में जनसंख्या में का वृद्धि का रफ्तार वो ज़्यादा तेज है, ऐसे में लोगों बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। नंबर 2, गरीबी। भारत में गरीबी इतना अधिक है कि लोग उसी हिसाब से अपने कार्य की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 3, शिक्षा का खराब स्तर। भारत में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, जिसमें लोग रोजगार प्राप्ति शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, केवल अंक प्राप्ति शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नंबर 4, मानव संसाधन का निम्न स्तरीय व्यवस्था। भारत में मानव स्तर सृजन का निम्न स्तरीय व्यवस्था है। इसके अलावा सरकारी प्रयासों में कमी लिख देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे पूंजी निर्माण में कमी। भारत में पूंजी निर्माण की गति में बहुत कमी। तो कई सारे कारण हैं, और ध्यान में रखिएगा जो भी रीज़न लिख रहे हैं उनको 1 या 2 लाइन में आपको उसकी व्याख्या भी करनी है, मतलब आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। अभी जस्ट मैंने बताया कि व्यापारिक बैंक के बारे में बताया और साथ ही साथ ये मुद्रा के कार्य। देखिए ये वाला कार्य भी व्यापारिक केंद्रीय बैंक के बारे में भी 4 बार पूछ चुका है। 14 में, 16 में, 17 में और 2020 में पूछा जा चुका है, तो कार्य आ सकता है। और केंद्रीय बैंक क्या होता है? किसी भी देश की सबसे वित्तीय व्यवस्था की सबसे सर्वोच्च बैंक होता है, जो उस देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करता है। जब हम केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की बात करेंगे, कई सारे कार्य होते हैं, जिसमें सबसे पहला कार्य होता है, ठीक है ना, क्या करना? नोट जारी करना। नोट जारी करना। दूसरा कार्य क्या है? बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, ठीक है, दूसरा। तीसरा कार्य क्या होता है? सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। चौथा कार्य क्या है? विदेशी विनिमय का संरक्षण करना, ठीक है। पांचवा कार्य करना है क्या है? अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना, ठीक है। छठा कार्य क्या है? विनिमय विपत्रों की कटौती करना, ठीक है। सातवां कार्य क्या है? साख का नियंत्रण करना।
तो ये प्रमुख 7 कार्य होते हैं। इन सभी कार्यों को लिखिए और इन कार्यों को आप व्याख्या भी कीजिए, तब जाके लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणक क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, उदाहरण से समझाइए। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लॉन्ग में भी मिलता है, जो आपको शॉर्ट में भी मिलता है, जो आपको वेरी शॉर्ट में मिलता है, इवन ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है। तो 2014 में और 18 में ये आया था लॉन्ग के हिसाब से। इसके अलावा कई सारे ऐसे हैं जहां पर ये शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को तो अब मैं कहूंगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, जरूर पढ़िएगा। गुणक क्या है? गुणक का मतलब होता है, गुणक बताता है किसी भी अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश की तुलना में उस अर्थव्यवस्था में आय में कितनी वृद्धि होती है। मतलब यह किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश में परिवर्तन, उसकी तुलना में आय में होने वाले परिवर्तन के बीच के आनुपातिक संबंध को बताता है। ठीक है, अब इसकी गणना कैसे की जाती है? गुणक की गणना करने के लिए उपयुक्त सूत्र का प्रयोग किया जाता है तथा गुणक का संबंध डायरेक्टली किससे होता है? एमपीसी से होता है। इसका मतलब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और गुणक के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जहां पर फॉर्मूला यूज किया जाता है K = 1/1 - MPC। अब इसके लिए आपको एक उदाहरण देना है कि कैसे किया जाता। उदाहरण मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में निवेश किया गया है 1000 करोड़ का और उस अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि हो रही है 10,000 करोड़ की। ऐसे में गुणक क्या होगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, गुणक बराबर हो जाएगा 10,000 बटे 1000 यानी कि 10। आपको उदाहरण के साथ इसको व्याख्या करना है, तब जाके आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट, कुल आय, औसत आय, सीमांत आय और आपके अवधारणा को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी 15 में 18 में पूछा गया है। इवन ये वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट में आ चुका है। कुल आय किसे कहते हैं, औसत आय किसे कहते हैं, सीमांत, तीनों में से किसी एक के बारे में, ये तीनों में से किसी दो के बीच में संबंध को, क्योंकि केवल इसके अर्थ ही नहीं, इसके बीच के संबंध को भी आपको पढ़ना है कि कुल आय और सीमांत आय में क्या संबंध है, औसत आय और सीमांत आय में क्या संबंध है। तो संबंध को भी पढ़िए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्योंकि ये पूरा जो पॉइंट है, छोटा चैप्टर है और अच्छे से पढ़िए, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। कुल आय क्या है? बिक्री की सभी इकाइयों को बेचकर जो प्राप्त आय होती है, उन सभी आयों का योग कुल आय होता है। और कुल आय को गणना करने के लिए बिक्री की इकाई यानी कि क्यू और वस्तु की प्रति मल्टीप्लाई करके किया जाता है। औसत आय, किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत को औसत आय कहते हैं और औसत आय की गणना करने के लिए कुल आय को बिक्री की इकाइयों से भाग कर दिया जाता है। सीमांत आय, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आय में जो परिवर्तन होता है उसको हम औसत आय कहते हैं, जिसकी गणना TRN-TRN-1 की फार्मूला के थ्रू किया जाता है। और जब भी इसके बारे में लिखेंगे, इसके आप सारणी जरूर तैयार कीजिएगा। सारणी के साथ साथ आप इसका क्या बनाएंगे? चित्र भी तैयार करेंगे, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में जितना चित्र आप बनाएंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, मार्क्स कम काटते हैं। उत्तराखंड बोर्ड की मैं एक चीज़ और बता दूं, उत्तराखंड बोर्ड में जो नोटबुक चेक करते हैं वो सरकारी टीचर चेक करते हैं। आपको ये बताया गया है या नहीं बताया गया है? सरकारी टीचर चेक करते हैं। जो न्यू अपॉइंट सरकारी टीचर है उनसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि वो सब पढ़े लिखे अभी हाल फिलहाल के साइकोलॉजी को समझते हैं, बच्चों को बारे जानते हैं, समझते कोई। लेकिन जो बुजुर्ग टीचर है हमारे, कभी कभी वो क्वेश्चन के सवाल जवाब आपने जो लिखा है नहीं समझ के बिना पढ़े भी चेक कर देता है। प्रॉब्लम ये होती है, इसलिए जवाब को इस तरह से लिखिए कि वो ना चाहे भी पढ़े। डायग्राम का प्रयोग करेंगे, फ्लो चार्ट का प्रयोग करेंगे, हेडिंग का प्रयोग करेंगे, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्योंकि अगर केवल लिखते चले जाएंगे, पूरा पैराग्राफ बना के चले जाएंगे, तो अगर आपकी नोटबुक उस पुराने टीचर के पास गई तो भैया 5 में से 2 या 3 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर तो बेफालतू के चले जाएंगे, भले आपने कितना भी अच्छा लिखा हो। अच्छा लिखना है, और अकेले अच्छा लिखने के साथ साथ एग्जाम में अपनी लिखावट को अच्छे तरीके से प्रदर्शित भी करना है, रिप्रेजेंट किया करना है। और रिप्रेजेंट होता है डायग्राम से, फ्लो चार्ट से, हेडिंग से,
टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रवाह को विस्तार पूर्वक समझाइए। 2012, 15 और 22 में पूछा गया है। आय का चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह किसी भी अर्थव्यवस्था में आय के होने वाले जो अनंत कभी खत्म ना होने वाले प्रवाह को कहते हैं, जो कि शुरू होता है किसी भी वस्तु के उत्पादन से। उत्पाद होगा, उस उत्पादों को बाजार में बेचा जाता है, उससे प्राप्त होती है आय की। आय प्राप्त होती है तो आय लोगों के बीच में बांटा जाता है। बांटने के बाद जिनके पास आय की प्राप्ति होती है उन आयों को वो क्या करता है, व्यय करता है। आयों का व्यय हमेशा उत्पादों पर किया जाता है, तो पुनः उत्पादन प्रक्रिया होती है। तो आय के इस प्रकार के, इसको बोलते हैं आय का सृजन करना। क्या करना, आय का सृजन करना। इसको बोलते हैं आय का वितरण करना, क्योंकि आय को बांटा जाता है। और यहां पर कहते हैं आय का डिस्पोज करना, यानी कि व्यय करना, यानी कि आय का क्या होना, खत्म हो जाना। और आय खत्म होता है वस्तु और सेवाओं के ऊपर, जिससे उत्पादन प्रक्रिया। तो ये जो प्रक्रिया है कभी खत्म नहीं होती है, और इसी प्रक्रिया को चक्रीय प्रवाह कहते हैं आय का। इसको एक्सप्लेन करना है डिटेल से, तब जाके आप जो है पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार वाले चैप्टर से रिलेटेड, एकाधिकार का क्या अर्थ है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2011 में 2019 में आया है, हालांकि कुछ चेंज हुआ है इसमें। तो एकाधिकार, दूसरा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक है अल्पाधिकार। ठीक है, इन तीन बाजार को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। एकाधिकार बाजार क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, और अल्पाधिकार। और पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना है, इनके अर्थ और साथ ही साथ इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़िए। पहले अर्थ लिखिए, पूछा जाए या ना जाए आपको अर्थ लिखना ही है। उसके बाद उनकी विशेषता लिखिए। 3 नंबर में है तो 4 विशेषताएं लिख दीजिए, 5 नंबर में है तो 6 विशेषताएं लीजिए। और इनको विशेषताओं लिखने के साथ साथ उन विशेषताओं को आपको 2 या 3 लाइन में व्याख्या भी करना है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर एकाधिकार क्या है, एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पर किसी वस्तु का केवल और केवल एक ही विक्रेता उपस्थित होता है। ठीक है, उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। संपूर्ण बाजार का उसका नियंत्रण होता है। अब बात करते हैं उसकी विशेषताओं की। जब आप विशेषताएं लिखेंगे तो सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है कि इस बाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। ये हेडिंग हो गया, एक विक्रेता। अब लिख दिए, ये बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु का केवल एक ही विक्रेता उपलब्ध होता है। तो 2 लाइन आ जाएंगे, इस 2 लाइन में आपको इसको लिख देंगे। दूसरा होता है बाजार एवं विक्रेता एक ही। इस बाजार की विशेषता है क्योंकि एक ही विक्रेता होता है, तो विक्रेता ही स्वयं में बाजार होता है और बाजार ही विक्रेता होता है। यहां पर कोई दूसरा विक्रेता उपलब्ध नहीं होता। इसके अलावा आप इसके 4-5 और भी इसकी विशेषता लिख दीजिए। जैसे वस्तु की कीमत पर नियंत्रण, इस बाजार में वस्तु की कीमत का नियंत्रण पूरी तरीके से एकाधिकार के हाथों में होता है। नया प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। कीमत विभेद की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, यहां पर केवल और केवल सूचनात्मक विज्ञापन किए जाते हैं। आप इनकी विशेषताओं को लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच को विभिन्न श्रेणियों की रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन 2013 में आया था, फिर 22 में पूछा गया है, हो सकता है इस साल आ जाए। और ये मांग वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। मांग के नियम या मांग की लोच की श्रेणियां या मांग के लोच से रिलेटेड कैलकुलेशन वाले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो मांग का लोच क्या होता है, मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है, 5। नंबर 1 सापेक्षता लोचदार मांग, लोच 1 से ज्यादा होती है, सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं। सापेक्षता बेलोचदार मांग, लोच 1 से कम की स्थिति होती है। ठीक है, फिर है इकाई लोचदार मांग, यानी कि लोच 1 के बराबर होती है। फिर होता है पूर्णतः बेलोचदार मांग, लोच 0 के बराबर होती है। फिर होता है पूर्णतः लोचदार मांग, यहाँ पर लोच इन्फिनिटिव होती है, अनंत। आपको इनके बारे में लिखना है, इनका चित्र बनाना है, इनका एग्जाम्पल देखना है, तब जाके इसका आंसर कंप्लीट होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने भी कई बार करवाया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम कब होना है, 10 मार्च को।
तो आप अपने डाउट को जरूर पूछिएगा, ठीक है। इस बीच में मैं आपको एक दो सैंपल पेपर भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप अपने एग्जाम में आने वाले पैटर्न को समझ सकें। और जो लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है आज की इस क्लास में वो है एक अर्थव्यवस्था में अधिक मांग की समस्या को चित्र सहित समझाइए। अधिक मांग के भी नाम से आ सकता है या फिर इसी क्वेश्चन को स्फीतिक अंतराल के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो एक ही चीज, समस्या को पूछा जाएगा समस्या क्या है, या फिर कहा जाएगा समस्या को ठीक करने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो होता है कि अस्फीतिक अंतराल या फिर अधिक मांग क्या है, आप इसका अर्थ बताइए कि एक ऐसी स्थिति जहां पर सामूहिक मांग आवश्यक सामूहिक पूर्ति की तुलना में ज़्यादा होती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वास्तविक सामूहिक मांग आवश्यक सामूहिक मांग की तुलना में अधिक होती है। तो इन दोनों का अंतर ही होता है अस्फीतिक अंतराल, जहां पर आपको एक चित्र के माध्यम से को दर्शाना होगा। ये है आपका सामूहिक पूर्ति, ये हो चाहे आवश्यक सामूहिक मांग, जिस पर यहाँ पर आपका संतुलन की स्थिति होती है, लेकिन वास्तविक सामूहिक मांग इससे अधिक हो जाती है, ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इसी गैप को बोलेंगे अधिक मांग। आपको चित्र के माध्यम से, टेबल के माध्यम से इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, आपके डाउट को पूरा करने के लिए बार बार कहता हूं मैं हूं, कमेंट बॉक्स का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, किसी भी तरह से आप तैयार करके जाइए। ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखे हैं, आंसर नहीं मिल रहा है, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट दिया हुआ है, प्लेलिस्ट को ओके कीजिए, क्लिक कीजिए, आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे। टॉप 10 करके नाम से मैंने कई सारे वीडियोस वहां देखिए, इन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लगातार बने रहे मेरे तक, क्योंकि 10 मार्च को आपका पेपर है, 9 मार्च तक लगातार मैं आपको इसी तरह से मटेरियल प्रोवाइड करता रहूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।